दिल तो यार देखो दुखेगा ही अगर स्मैकडाउन की ऐसी तस्वीरें आप लोग देखोगे। इस वाली फोटो में देखो जहां पे एक जमाना था रेसलमेनिया 40 के टाइम का, जब हमको स्मैकडाउन पर ब्लड लाइन रूल करते हुए दिखाई देती थी। हर स्मैकडाउन में हमको बड़ी क्यूरियोसिटी होती थी कि अगले हफ्ते अब ब्लड लाइन की जो स्टोरी है, जिसमें फिर रॉक भी आ गए थे, वो कैसे आगे बढ़ने वाली है। और अब स्मैकडाउन के दिन ऐसे हैं कि हमने स्मैकडाउन की स्टार्टिंग में ये वाला सेगमेंट देखा। अब देखो ये नहीं कह सकते कि इन दोनों चीज़ों को हम कंपेयर कर रहे हैं कि पहले ये था और अब ये है, मतलब इन दोनों लिटरल सेगमेंट को कंपेयर नहीं कर रहे। ओवरऑल ही अगर आप स्मैकडाउन की हालत देखोगे तो वो कुछ ऐसी, और हालात अब कैसे होंगे जब स्मैकडाउन को ये 3 घंटे का बनाने जा रहे हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि नेटवर्क को इन्होंने पिच कैसे किया होगा कि अच्छा अभी 2 घंटे का ऐसा है, व्यूअरशिप 1 मिलियन से नीचे आ रही है, अब हम 3 घंटे का दे देंगे तो ये थोड़ा ज़्यादा टॉर्चर नहीं हो गया, ये फायदे से ज्यादा नुकसान का सौदा नहीं हो गया। वैसे तो 3 घंटे भी अच्छे बनाए जा सकते हैं, लेकिन क्या स्मैकडाउन में इतनी मेहनत होगी? इसके लिए वैसे हमको कुछ ही दिनों का वेट करना है, क्योंकि अगला स्मैकडाउन का शो जो कि 2026 का पहला शो होगा और सीधा 3 घंटे का। Okay, hello chatters, my name is Rohit and you're watching Wrestle Chatter. वेलकम गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड नंबर 809 में। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक बहुत बड़ी वाली कंट्रोवर्सी से। तो विलियम रीगल, जो कि आपको पता है प्रोफेशनल रेसलिंग के एक लेजेंड हैं, अभी वो WWE के साथ काम करते हैं। इससे पहले वो AEW के साथ भी काम कर चुके हैं, उससे पहले वो WWE के साथ काम करते थे। पूरी आपको उनकी मतलब बहुत उनका WWE का प्रोफेशनल रेसलिंग का करियर बहुत बड़ा रहा है। और एक बड़ा सा ट्वीट उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पे किया। आप इस पूरे ट्वीट को आप पढ़ सकते हो, लेकिन अगर मैं आपको मोटा मोटा समझाना चाहूँ तो यहाँ पे विलियम रीगल प्रोफेशनल रेसलर से ये कह रहे हैं कि भैया अपनी नेक को इतने हल्के में मत लो। जो अभी तुम मूव्स करते हो कि भैया मजा आ रहा है देखने में, ऐसे मार देंगे वैसे मार देंगे, अभी शायद तुम्हें पता नहीं चल रहा, लेकिन एक टाइम के बाद जाके तुम्हारी रेसलिंग लाइफ खत्म होने के बाद तुम्हारी जिंदगी झंड होने वाली है। और विलियम रीगल खुद बताते हैं कि कैसे उनके भी काफी नेक में इश्यूज हुए हैं और आज भी कैसे वो उससे बहुत ज्यादा सफर करते हैं। वो ये कह रहे हैं कि फेम पाना, पॉपुलैरिटी पाना एक अलग चीज है, लेकिन इस तरीके से अपनी लाइफ को रिस्क में मत डालो। और इस बात से भी विलियम रीगल को थोड़ा गुस्सा आया कि ऐसे मूव्स करके लोग छाती चौड़ी भी करते हैं कि देखो हम ऐसे रेसलर हैं वैसे रेसलर हैं। तो एक बहुत लंबा चौड़ा ट्वीट है और इसमें उन्होंने कमेंट्स को डिसेबल किया हुआ था, क्योंकि वो पहले लिख देते हैं कि देखो कमेंट्स वगैरह पढ़ते नहीं है और वो इस चीज के ऊपर आर्ग्यू नहीं करना चाहते। यानी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टैंड और ओपिनियन इस बात के ऊपर है विलियम रीगल का। आप सोचोगे ये किस चीज के लिए उन्होंने पोस्ट किया? देखो प्रोफेशनल रेसलिंग के नाम पे जो बहुत सारे डेंजरस स्पॉट्स हो जाते हैं ना, उस पर विलियम रीगल का रिएक्शन था। और लोगों का कहना यह है कि इस जिस टाइम पे ट्वीट आया है, ये जो अभी AEW का वर्ल्ड्स एंड वाला शो हुआ था, जो मैंने आपको कल भी बताया था, उसमें एक स्पॉट को लेके है। और ये स्पॉट है जब काइल फ्लेचर को कुछ रोप से इस तरीके से जॉन मॉक्सली फेंकते हैं पीछे की तरफ। और अगर आप यहां पे देखोगे तो लोग ये बात भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये जो स्पॉट इन्होंने किया है, यहां पे तो कोई तरीका ही नहीं है बचने का, क्योंकि जब ऐसे ब्रेन बस्टर होते हैं, ऐसे वर्टिकल डिलेट सुप्लेक्स जब मारते हैं, तो उसमें कोई ना कोई तरीका निकालते हैं कि कैसे नेक के ऊपर जो सबसे ज्यादा इफेक्ट है, जो इंपैक्ट है, वो ना पड़े, उसको जितना मिनिमाइज कर सके। लेकिन ये स्पॉट पे तो किसी भी तरीके से जॉन मॉक्सली काइल फ्लेचर को बचा नहीं सकते, या काइल फ्लेचर अपने आप को नहीं बचा सकते, क्योंकि सीधा वो नेक के बल पर ही गिरने वाले हैं। जो एक चीज हो सकती है वो है शोल्डर का सपोर्ट लेना। लेकिन आप इस वाले मूवमेंट को देखो, पता नहीं, ये तो ऐसे देख के लग रहा है कि जैसे कि कोई बंदा अपना लिटरली लास्ट मैच करने जा रहा हो तब वो ऐसे स्पॉट करेगा। और कई बार ऐसे स्पॉट्स हो जाते हैं गलती से, ऐसा पर्पसली किया नहीं जाता। तो यहाँ पे फिर डीन एम्ब्रोस, जॉन मॉक्सली को भी टारगेट किया जा रहा है। फिर कुछ लोगों को पुरानी जो सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स के अंदर हमने देखा था ना, जब कोडी ने ब्रॉन ब्रेकर को अपने कंधों पर उठाया था और वहां से फ्लाइंग क्लोज लाइन मारते हैं CM पंक, और उसके बाद ब्रॉन ब्रेकर बड़ी उल्टी तरीके से गिरे थे, क्योंकि नेक में आपका आपने मूवीज में भी हमने देखा है ना कि सीधा नेक ही घुमाते और भैया बंदे का काम ही खत्म हो जाता है। यहाँ पे आप ये बोलो कि रिटायरमेंट लेना पड़ जाए, और कितने सुपरस्टार्स को रिटायरमेंट भी लेनी पड़ी, वो छोटी बात हो जाती है। यहाँ पे लिटरली डेथ तक की बात कर रहे हैं विलियम रीगल। और जिसके बाद फिर ऑब्वियसली उन्होंने कमेंट्स तो बंद कर दिए थे, लेकिन लोगों ने कोट कर करके विलियम रीगल को इस चीज को लेकर सपोर्ट किया है कि क्योंकि ये प्रोफेशनल रेसलिंग है, ये स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट है, यहाँ पे कोई रियल रेसलिंग या फिर फाइट तो चल नहीं रही कि आपको सामने वाले की जान लेनी है, अपने आप को प्रूव करना है। आपको मेन खेलना होता है स्टोरी लाइन के ऊपर, और ये जो रेसलिंग है वो उस चीज को सपोर्ट करती है। और अगर विलियम रीगल जैसा इतना ज्यादा बोल सकता है एक्सपीरियंस बंदा, एक लेजेंड है इस प्रोफेशनल रेसलिंग का, बात बोल रहा है, तो इसमें पूरी सच्चाई तो फिर होगी। लेकिन फिर लोग ऐसे सुपरस्टार्स को कॉल आउट कर रहे हैं जो रेसलिंग करके ही ज्यादा, मतलब जिनका पूरा फोकस रेसलिंग करने के ऊपर आता है, वो भी वैसी रेसलिंग जो कि डेंजरस है। आप काफी सारे ऐसे सीक्वेंस से मैन्यूवर कर सकते हो जिसमें ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता। तो इस तरीके से फिर अब लोग जो है थोड़ा जॉन मॉक्सली के पीछे
पीछे पड़े हुए हैं। एक तो उनका बैकग्राउंड भी वैसा है ना, क्योंकि वो थोड़े एक्सट्रीम टाइप के मैचेस रेसल करते हैं। फिर लोग ये भी बोल रहे हैं कि अच्छा डीन एम्ब्रोस तुम लड़ रहे हो तो लड़ रहे हो, ठीक है, तुम अपने आप को जितना रिस्क पहुंचाना है पहुंचाओ, लेकिन सामने वाले के साथ जब भी तुम किसी के साथ हो तो तुम उस स्पॉट पे दोनों बंदे प्ले कर रहे हो, तो तुम्हें भी रिस्क है और सामने वाले बंदे को भी रिस्क है। तो अपना रिस्क तो तुम देख लो, लेकिन सामने वाले को तुम कितना खतरे में डाल रहे हो उस चीज़ को कंसिडर करते हुए आगे की चीज़ें करना। अभी इसके ऊपर किसी का रिएक्शन नहीं आया, AEW की तरफ से भी कोई रिएक्शन नहीं आया, फिर WWE की तरफ से भी ऐसे किसी ऑफिशियल ने रिएक्ट नहीं किया। बट हाँ, ये ट्वीट ने थोड़ा माहौल गर्म जरूर बना दिया ये इंटरनेट रेसलिंग कम्युनिटी के बीच में। आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन, वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं तो देखो 100% अग्री करूंगा इस चीज़ से, क्योंकि वो बात अलग होती है कि हमको एक्सट्रीम और डेंजरस स्पॉट्स देखने होते हैं, लेकिन वो आप क्रिएट भी कर सकते हो जिससे कि सुपरस्टार्स को खतरा ना पहुंचे, और वो हमने काफ़ी अच्छे तरीके से WWE को नेल करते हुए देखा भी है। बट हाँ, एक तो वो एलिमेंट रहता है कि लोग जब ऐसे डेंजरस स्पॉट्स को देखते हैं तो वो अचानक से सुपरस्टार्स को प्रेज भी करने लग जाते हैं कि देखो कैसे अपनी पूरी बॉडी ऑन द लाइन रख के हमको एंटरटेन कर रहे हैं, जो कि एक हद तक सही है। लेकिन अगर उसके एंड में आपको पूरी जिंदगी भर उठने बैठने चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो फिर डेफिनेटली ऐसे स्पॉट्स को आपको अवॉइड ही करके चलना चाहिए। वो आपकी एक शो में टिकट बेचने के चक्कर में आपकी पूरी जिंदगी की ही टिकट कट सकती है। आई थिंक अब मैं आपको डेट बता सकता हूं कि कब होने वाला है क्रिस जेरिको का WWE में रिटर्न। तो सबसे पहले तो हमको उनको AEW के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता चला कि 31 दिसंबर को जो लास्ट डेट है, जो इस साल की लास्ट डेट है, वही लास्ट डेट होने वाली है जेरिको की भी AEW के साथ कॉन्ट्रैक्ट की, यानी कि उस डेट के बाद कभी भी वो WWE कंपनी को ज्वाइन करने के लिए ओपन है। लेकिन वो कब आने वाले हैं, तो भाई इनसाइडर्स की तरफ से रिपोर्ट ये आई है कि अगर क्रिस जेरिको WWE में आ रहे हैं तो वो एक डेट जो कि WWE प्लान करे क्रिस जेरिको के लिए, वो अगला ही मंडे नाइट रॉ का एपिसोड है। अगला मंडे नाइट रॉ का एपिसोड मतलब साल का जो पहला मंडे नाइट रॉ का एपिसोड है उसकी बात हो रही है यहाँ पे, जो 5 जनवरी के शो को WWE बहुत ज्यादा हाइप भी कर रही है। तो वो जगह पे WWE क्रिस जेरिको के रिटर्न को प्लान कर रही है। और जेरिको से अभी रिसेंटली खुद भी पूछा, मतलब अपने ही पॉडकास्ट में मेंशन करते हैं कि जब उनके WWE रिटर्न के बारे में पूछा तो कहते हैं यू नेवर नो, मतलब अभी भी उनका जो ओपिनियन है वो कुछ ऐसे ही है इसके ऊपर, मतलब उनका जो स्टेटमेंट है वो यही है इसके ऊपर। और कुछ टाइम पहले क्रिस जेरिको की बहुत अलग अलग बातें थी WWE के बारे में। तो आई थिंक 5 जनवरी ही वो डेट होने वाली है। अगर सब कुछ स्मूथ और प्रोसेस प्लान के हिसाब से चला तो क्रिस जेरिको का रिटर्न आपको देखने को मिलेगा 5 जनवरी को। अब अगर ये चीज़ हो रही है तो आपके हिसाब से क्या वो डिफरेंट एंगल्स हो सकते हैं या कौन सी स्टोर लाइन हो सकती है जहां पे WWE क्रिस जेरिको को इंट्रोड्यूस करे जो कि WWE के ओवरऑल स्टोर लाइन के हिसाब से अच्छा हो। 5 जनवरी के रॉ के एपिसोड की बात चली रही है भाई, तो स्ट्रेंजर थिंग्स वाला कोलैब इसमें होने वाला, मैंने आपको बताया था। अब ये वाला ग्राफिक देखो जो कि WWE ने CM पंक और ब्रॉन ब्रेकर के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के मैच के लिए बनाया है, और बहुत ज़्यादा इसको जो है स्ट्रेंजर थिंग्स वाली ही इन्होंने फील और वाइब दी है। मतलब कर तो WWE बहुत अच्छी तरीके से रही है प्रमोट, और जैसा हमने सुना भी था कि साल को WWE हमेशा एक बैंग के साथ शुरू करना चाहती है, एक बैंगर के साथ शुरू करना चाहती है। तो WWE अब आप मान सकते हो कि इस वाले शो में एफर्ट तो पूरा लगाएगी, और ये कहीं ना कहीं हमने ट्रिपल एच की बुकिंग में देखा ही है कि अगर वो सोच लें कि इस वाले शो पर हमको डिलीवर करना है अच्छा, तो वो डिलीवर करते हैं। आप ये भी कह सकते हो कि एक्सपेक्टेशन कई बार हमारी फिर और ज्यादा बढ़ जाती है तो उस लेवल पे फील नहीं होती वो चीज, लेकिन जब ये एफर्ट मारने पे आते हैं तो वो एक बेसिक सिंपल वीकली शो के जैसा तो नहीं लगता। कई बार मंडे नाइट रॉ की भी जो वाइब है वो एक PLE जैसी आ जाती है। तो मे बी WWE उस चीज को इस बार प्लान करी, और स्ट्रेंजर थिंग्स के साथ अगर कोलैब करे तो आई थिंक कुछ ना कुछ फिर अलग प्लान्स तो उनके होंगे, वरना ऐसे स्पेशल शोज थीम वाले WWE नहीं करती है। जेकब फाटो के बारे में आपको बताया था, तो अभी एक गेम डे था कहीं पे, कुछ इनका शो क्या जो भी गेम वेम खेलते रहते हैं, क्या खेलते रहते हैं, अमेरिका में बहुत सारे गेम्स होते हैं, तो वहीं पे स्पॉट किया गया जेकब फाटो को। यहाँ पे बंदा फ्रीली मूव कर पा रहा है, सारी उनकी जो मूवमेंट्स है वो सही लग रही है, किसी भी तरीके से देख के ये नहीं लग रहा बंदे को कि उनको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, जो कि आई थिंक अच्छा इंडिकेशन है कि जेकब फाटो आ सकते हैं WWE में बहुत जल्दी। और मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था कि वो जगह कौन सी हो सकती है, और अगर वो चीज़ सही में हो जाती है तो फिर वो वाला मैच, वो वाला एपिसोड अपने आप में क्योटिक हो सकता है, कंसिडरिंग जैसे जेकब फाटो के एक्शंस रहते हैं जब वो आते हैं धमाके के साथ। अगर आप चैनल पर एक्टिव चैट रहे हो तो आपको याद हो कुछ टाइम पहले मैंने आपको ये बताया था कि WWE ने विंस मैकमैन के जो तौर तरीके हैं उसको एक तरीके से मिटाना शुरू कर दिया है, और वो नए तौर तरीके लेके आना चाहते हैं। अब उसके पीछे क्या रीजन है, क्यों रीजन है, उसके बारे में हम डिटेल में ज्यादा जाएंगे नहीं, लेकिन अभी इसके बारे में लेटेस्ट और हमको कुछ पता चला, और वो ये है कि WWE के जो PLE के नेम्स हैं, जो भी उनके कॉपीराइट्स हैं, और जो भी उनकी मतलब जो WWE का हमने कोर एलिमेंट देखा है ना, वो चीज अब आपको धीरे धीरे कंपनी से जाते हुए ही दिखाई देगी, और बहुत ही ज्यादा WWE इसको मॉडर्नाइज करने वाली है। और जैसा वो एक रिपोर्ट आई भी थी बीच में कि
कुछ ही शोज है जिनके साथ WWE छेड़छाड़ नहीं करेगी, कि जैसे कि रेसलमेनिया की बात हो रही होगी तो अपने आप में इतना बड़ा हो गया, इसमें छेड़छाड़ करना मतलब कि जबरदस्ती अच्छी हुई चीज़ों को तुम क्यों बेकार करना चाह रहे हो। रॉयल रंबल, समर स्लैम, ऐसी चीज़ों को WWE नहीं छेड़ेगी, लेकिन बाकी सब में उनके जो खुद के अब जो कस्टम चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। जैसे हमने सर्वाइवर सीरीज में ही चेंज होते हुए देख लिया कि भाई उन्होंने रॉ वर्सेस स्मैकडाउन की पूरी थीम ही हटा दी है और शायद वो दोबारा से कभी देखने को मिलेगी भी नहीं, और अगर लाना भी उसको होगा तो अगर इनको विंस मैकमैन की चीज़ें हटानी है तो फिर उस वाले प्लान के साथ अलाइन नहीं होता। फिर जैसे हमने देखा है कि इस बार ये पहली बार ऐसा साल बना है 2025 जब हमने एक भी हेल इन अ सेल मैच नहीं देखा। कहाँ हेल इन अ सेल वाले जो पूरा एक पीएलई होता था, लेकिन अब हेल इन अ सेल का एक मैच भी नहीं है। आप पीएलई के नेम के साथ वो शो आने की तो बात ही छोड़ दो। अब मैं ये कह रहा हूँ कि ट्रिपल एच ने ये बोला था कि हेल इन अ सेल या फिर ऐसे स्टिपुलेशन वाले मैचेस तभी आएंगे जब ये सेंस बनाएंगे। तो मतलब कि आप ये कहना चाह रहे हो कि आप ऐसी कोई स्टोरी ही नहीं दोगे जहां पे हेल इन अ सेल वाले स्ट्रक्चर का सेंस बने। ये तो आप कह रहे हो कि भैया हमारे बस की नहीं है कि हम हेल इन अ सेल जैसी कोई स्टोरी तुम्हें दे सके जिसके बाद हेल इन अ सेल वाला मैच हो। तो कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं थोड़ी आपस में चीज़ें, ये बात सही है। चलो अगर आप नहीं देना चाह रहे कोई नेम के साथ जैसे हेल इन अ सेल वाला तो ठीक है, लेकिन भाई फिर आप वैसे एक फ्यूड तो बना के दो जैसे आपने बनाई थी सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर की, लेकिन अब उसको हुए तो भाई ज़माना हो गया, अब उस चीज़ के ऊपर इतना ज़्यादा कूद नहीं सकते। तो ये थोड़ा सा अटपट और अजीब लगा मुझे। सेथ रॉलिंस के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता है, सेथ रॉलिंस के हम लोग फैन हैं, लेकिन यार ये चीज़ मुझे नहीं पता थी सेथ रॉलिंस के बारे में, कुछ नया मुझे पता चला तो आपके साथ भी मैं शेयर करता हूँ। तो अभी रिसेंटली सेथ रॉलिंस ने अपने फादर के बारे में बात करी, अपने बायोलॉजिकल फादर के बारे में बात करी। जिनको वो फादर कहते हैं वो इंसान अलग है और उनके बायोलॉजिकल फादर अलग हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि 1985 में बताते हैं कि जब उनकी मॉम जो है वो प्रेग्नेंट थी तो उसके बाद फिर वो जो है मूव कर गई दूसरी सिटी में, और जिनको वो हमेशा से फादर कहते हुए आए हैं उनका नाम है रॉन लोपेज, लेकिन उनके जो बायोलॉजिकल फादर हैं वो कोई और थे। और आज तक सेथ रॉलिंस अपने असली पापा से मिले ही नहीं है, और कुछ ना कुछ शायद बैड मेमोरीज हैं उनकी अपने फादर को लेके, अपने रियल फादर को लेके, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि ना ही वो उनसे मिलना चाहते, बस हाँ एक बार उनकी कॉल पे बात हो गई थी। तो ये वाला डायनामिक भाई मुझे बहुत ज़्यादा वियर्ड लगता है, क्योंकि हमारे इंडियन कल्चर के हिसाब से ये चीज़ सुनना और मतलब थोड़ा समझ रहे हो कि बहुत अटपटा सा है, लेकिन वहाँ पे ऐसी चीज़ें काफ़ी कॉमन है, होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन अब किसी के साथ ऐसी सिचुएशन है तो फिर है। तो मतलब बात यह है कि सेथ रॉलिंस ने अपने बायोलॉजिकल फादर यानी असली फादर से कभी रियल ऐसे मुलाकात ही नहीं की है। सऊदी अरेबिया से होने वाली रॉयल रंबल की, अगले साल की रॉयल रंबल की, अगली रॉयल रंबल की बात कर लेते हैं। तो भाई दो नाम जो इंटरनली भी अब निकल के आने लगे हैं, और जैसे जैसे आपको बताया हम शो के क्लोज आते हैं हमको और ज़्यादा कंफर्म चीज़ें पता लगने लगती हैं। तो मेंस रॉयल रंबल और वुमेन्स रॉयल रंबल दोनों ही मैचेस के लिए भी इंटरनली जो दो नेम्स को डिस्कस किया जा रहा है मैच जीतने के लिए अपने अपने, वो एक जो वीडियो की मैं बात कर रहा था ना कि 2024 में जो बनाई थी कि 2025 में WWE ऐसे होने वाली है, क्योंकि 2025 खत्म हो गया है, तो इस वीडियो पे पूरा रिएक्ट किया है मैंने। और डेफिनेटली ये वीडियो तो कुछ अलग टाइप की फील आपको देगी, क्योंकि सोचा क्या था और निकला क्या, और अब के रियल टाइम में उस पुरानी चीज़ के ऊपर जाके उसको दोबारा देखना वो थोड़ा फनी सा हो गया। तो मेंबरशिप कंटेंट पे वो है, अगर चैनल की मेंबरशिप आप ले लेते तो उस वीडियो को आप अनलॉक कर पाओगे। बाकी अलग कंटेंट लाने का जो आइडिया है वो वहाँ पे रहता ही है, तो जाके आप देख सकते हो उसे। वो एक नाम है ऑब्वियसली मेंस रॉयल रंबल का रोमन रेंस, और दूसरा नाम है बियांका बिलेयर का। बियांका बिलेयर वर्सेस जेड कारगिल ऐसी फ्यूड है, जब से जेड कारगिल आई थी तभी से फैंस इसकी डिमांड कर रहे हैं, और जेड कारगिल अभी चैंपियन है। तो विमेंस रॉयल रंबल जीत के बियांका बिलेयर जेड कारगिल को चैलेंज कर सकती हैं चैंपियनशिप के लिए, जो कि आई थिंक WWE का सबसे लॉजिकल रास्ता होना चाहिए। और बाकी फिर रोमन रेंस के बारे में तुमको पता ही है कि वो अभी चैंपियनशिप को ही एम कर रहे हैं, और पार्ट 3 रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स का अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए होगा, इस बात के बहुत ज़्यादा चांस हैं। और जाते जाते मैं आपको बताता हूँ WWE ने रैंक किए हैं अपने 2025 के मोस्ट फनीएस्ट मोमेंट, और टॉप 3 की बात करें तो नंबर 3 पर ब्रॉक लेसनर का जो ब्रॉक लेसनर की जो एंट्रेंस हुई थी सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स की, जब जे उसे हीट कर रहे होते हैं तो उसको नंबर 3 पर रखा है। नंबर 2 का स्पॉट है रेसलमेनिया का, जब रैंडी ओर्टन ने आरकेओ लगा दिया था जो हेनरी को, और उसके बाद फिर उन्होंने वो जो हेनरी के स्टाइल में कैमरा है वो जूम होता है और रैंडी ओर्टन अपना पोज हिट करते हैं। और नंबर 1 पर जो फनीएस्ट मूवमेंट है WWE के हिसाब से 2025 का, वो है जॉन सीना का उस बच्चे को कॉल आउट करना और वो डिसफंक्शनल रिलेशनशिप वो सब बातें बोलना, तो इसको WWE नंबर 1 पर रैंक करती है। अब आप बताओ आपका इसमें से फनीएस्ट मूवमेंट कौन सा है। बाकी मेंबरशिप वाली वीडियो इस समय आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को भी एंजॉय कर सकते हो। मेंबरशिप पे कुछ अलग कंटेंट लाने के प्लान्स होते हैं मेरे पास आपके लिए। ये वीडियो अगर यहाँ तक देख रहे हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।